इंग्लिश राइटिंग सेक्शन। तो देखो लॉन्ग राइटिंग टास्क चल रहा था और लॉन्ग राइटिंग टास्क के अंदर तुम्हें मालूम है हमारे पास होता है आर्टिकल राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, दुनिया भर का टास्क होता है हमारे पास लॉन्ग राइटिंग टास्क के अंदर। और वेटेज तुम्हें मालूम है 6 से लेकर 10 नंबर, 8 नंबर का भी आ सकता है, 10 नंबर का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस 10 नंबर के होते हैं क्योंकि इसकी जो वर्ड्स की लिमिट होती है 150 से 200 शब्दों के बीच की होती है। और दूसरी और सबसे खास बात जो मैं हमेशा से कहता आता हूं इंग्लिश राइटिंग सेक्शन के अंदर, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, बच्चों के दिमाग में एक बात बैठी रहती है कि यार जितना ज्यादा लिख कर आएंगे उतना ज्यादा मार्क्स पाएंगे। नहीं, सही तरीका ये नहीं है। मैं कहता हूं अगर तुम गिनती की 15 लाइनें भी लिख कर आ रहे हो और वो 15 लाइनें स्पेलिंग वाइज बिल्कुल सही है, वो 15 लाइनें ग्रामर वाइज बिल्कुल सही है, तो तुम्हें उसी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मुद्दे की बात ये नहीं होती कि तुम 2 पेज का आर्टिकल लिख कर आ रहे हो या 1.5 पेज का आर्टिकल लिख कर आ रहे हो। मुद्दे की और काम की बात ये है कि जितना लिख कर आ रहे हो वो बहुत ही बढ़िया है, कम से कम मिस्टेक है और कम से कम ग्रामेटिकली वो मिस्टेक की गई है। तो मैंने पहले ही बताया था जितना भी मैं आर्टिकल का टॉपिक तुम लोगों को कराता हूं जरूरी नहीं है बिल्कुल वही आर्टिकल, उसी टॉपिक पर आर्टिकल तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बाई चांस अगर तुम कह देते हो कि जो आर्टिकल मैंने कराया वाला टॉपिक नहीं आया, तो ऐसा कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बात मैं खुद ही क्लियर कह रहा हूं। लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि जितना भी आर्टिकल मैं कराता हूं वो एग्जाम में आता रहता है, कई बार देखने को मिलता है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अगर इन्हीं टॉपिक में से आ जाएगा तो इससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं, और अगर नहीं भी आएगा तो इन आर्टिकल्स को कराने का मेरे पीछे ये मकसद होता है कि तुम इनके बेस पर उस आर्टिकल को कर पाओ जो एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि इनको पढ़ने से एक आइडिया डेवलप हो जाता है कि कैसे आर्टिकल के बारे में लिखते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या बातें लिखनी चाहिए और क्या क्या बातें नहीं लिखनी चाहिए। तो इनसे हमें प्रैक्टिस जरूर हो जाती है, तो इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख कर टेस्ट के थ्रू। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि यही टॉपिक तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आ सकते हैं लेकिन आएंगे ही आएंगे ये जरूरी नहीं है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पर आ जाते हैं। यह है अपना लॉन्ग राइटिंग टास्क, नोट तुम लोगों के पास होना चाहिए। आर्टिकल राइटिंग ब्रैकेट में है 6 to 10 मार्क्स, मतलब 6 से 10 नंबर का ये टॉपिक है। तो मैंने एक रेंज बना दी है 6 से 10 नंबर। तुम्हें भी मालूम है या तो 10 का आएगा या 8 का आएगा या 6 का आएगा या 12 का आएगा, है ना, लेकिन वेटेज ये रहेगी। तो देखो वर्ड लिमिट देखो 150 से 200 शब्द, और जरूरी नहीं है कि तुम पूरे 200 शब्द लिख कर आओ, जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ 150 शब्द ही लिख कर आओ। मुद्दे की बात यह कि जितना भी लिखोगे वो अच्छा लिखना, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, स्पेलिंग कम से कम मिस्टेक होनी चाहिए, राइटिंग क्लियर होनी चाहिए। इंग्लिश में इस चीज का फर्क पड़ता है। और जो टॉपिक मैंने आज तुम्हें दिया है, टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सेव द प्लैनेट अर्थ। भाई कितना भी लोगों को समझा लो ये मत करो वो मत करो, पेड़ मत काटो, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करो, पानी को सोच समझ कर इस्तेमाल करो, ठीक है, हर जगह पेड़ पौधे लगाओ, नदियों का पानी गंदा मत करो, कूड़ा करकट मत डालो, ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल मत करो। नहीं सुनते, मत करो भाई। तो आज हमारा प्लानेट खतरे में है और हमें कुछ और काम धाम तो है नहीं, तो हमने सोचा आर्टिकल लिख ले, कम से कम एक टॉपिक ही बन जाए, तो आर्टिकल लिखते हैं। तो सेव द प्लैनेट अर्थ मतलब कहने का ये है कि अगर तुम इस प्लैनेट को बचाना चाहते हो तो पहले तो ये पता चले कि इस प्लैनेट को खतरा क्या है ना, खतरा पता चलेगा तभी तो उस खतरे को निपटाएंगे। अगर समस्या ही नहीं पता तो हल क्या करोगे? अगर पेपर में तो क्वेश्चन ही नहीं पता तो उसका आंसर दे पाओगे क्या? नहीं। टीचर बोले जा रहा है पेपर करो पेपर करो, क्वेश्चन बताया नहीं उसने, कर दोगे क्या पेपर? तुम तो ऐसे हो जो पेपर पता चलने के बाद भी ना कर पाते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक पर ठीक लगेगा, समझ में आएंगी चीजें। स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने तुम्हें टॉपिक भी लिख दिया मेन, सेव द प्लैनेट अर्थ।
ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड कई बार ग्लोबल वार्मिंग पर भी आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, तो थोड़ा बहुत कंटेंट मिक्सअप हो जाता है, वैसे मैं उसका सेपरेट टॉपिक दे सकता हूं, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से इसका क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम में जैसे पूछा गया था वो लिख रखा है, देखो क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिख रखा है। एक बार मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं। यू डिसाइड टू राइट एन आर्टिकल इन द स्कूल मैगजीन, मतलब हमने फैसला करा कि हम आर्टिकल लिखेंगे स्कूल मैगजीन में ऑन हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव द प्लैनेट अर्थ, इस मुद्दे पर कि प्लैनेट को बचाना क्यों जरूरी है। हमारा जो अर्थ प्लैनेट है इसको बचाना क्यों जरूरी है। तुम्हें मालूम है जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है प्लांट की या एनिमल की, वो किस पर एग्जिस्ट करती है, अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। अगर अर्थ ही खतरे में आ जाएगी तो हमारा जीवन भी खतरे में आ जाएगा, ठीक है। तो अर्थ को बचाना मतलब खुद को बचाना, और खुद को बचाना मतलब अर्थ को बचाना, ठीक है। राइट द आर्टिकल इन अबाउट 180 वर्ड्स, तो इस फॉर्म में ये एग्जाम में पूछा गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही जनरल सा टॉपिक है, कुछ खास टॉपिक नहीं है, मतलब कोई अजीब सा टॉपिक नहीं है, नॉर्मल टॉपिक है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। दिस इज अ कॉज ऑफ कंप्लीट कंसर्न अक्रॉस द ग्लोब टुडे। कंसर्न का मतलब होता है ध्यान देना, और कॉज का मतलब होता है कारण, और कंप्लीट का मतलब होता है पूरी तरह से, और ग्लोब का मतलब है ये पूरा ग्लोब, अर्थ, पूरी की पूरी अर्थ। मतलब अगर तुमने आज अर्थ की तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी हो सकता है। हमें चाहिए कि हम अर्थ के बारे में सोचें। हर एक इंसान अपने बारे में सोच रहा है, अपनी जरूरतों के बारे में सोच रहा है, अपने भले के बारे में सोच रहा है, अपनी जनरेशन के बारे में सोच रहा है, अपने वर्तमान और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, लेकिन कभी अर्थ के बारे में सोचा नहीं। आज हमें पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है इस ग्लोब के बारे में। ग्लोब मतलब अर्थ के बारे में। द ग्लोबल वार्मिंग हैज एक्सेलरेटेड द राइज ऑफ टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग से तुम लोग वाकिफ होंगे, है ना, 9-10 में भतेरे साइंस में पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब लगातार कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस का बढ़ना, ठीक है, चीजों को हम जलाए चले जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ती जा रही है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट का मतलब होता है उसकी स्पीड बढ़ रही है। और देखो क्या लिखा हुआ है, विच इज सेट टू हैव राइजन बाय 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर टेम्परेचर में कितने की वृद्धि हो रही है, 4 डिग्री सेल्सियस की। दिखने में एक छोटा अमाउंट है, लेकिन अभी तुम्हें मालूम नहीं इस छोटे से अमाउंट का कितना बड़ा असर हमारी इस अर्थ पर होता है। अगर अर्थ पर जमी हुई बर्फ का 1% भी पिघल गया ना, 1% भी पिघल गया तो नाश पिट जाएगा अर्थ का। मैं ज्यादा साइंस पढ़ा नहीं सकता भी इंग्लिश की क्लास में, ठीक है, लेकिन अगर तुम इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, ज्यादा चौंकना चाहते हो, तो तुम मुझसे अलग से पूछ सकते हो कि क्या हो सकता है। द सी लेवल इज ऑल्सो राइजिंग। समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है भाई। पानी, बर्फ पिघल पिघल कर कहां पर आएगी, तुम्हारी चाय में तो गिरेगी नहीं, बर्फ पिघल कर समुद्रों में गिरेगी, और समुद्र का स्तर बढ़ेगा, बाढ़ आएंगी, तुम्हारे जैसे डूब के चले जाएंगे, मेरे जैसे भी। द ग्लेशियर्स ऑल्सो मेल्टिंग अवे। देखो ग्लेशियर्स, वही जो बर्फ के पर्वत हैं, वो भी पिघलते जा रहे हैं भाई, पिघलेंगे ही। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो तुम्हारे बर्फ जो फ्रिज के अंदर जमी है वो तक नहीं बचेगी, ये तो फिर भी ग्लेशियर है। There has been very less rainfall in the recent years. तुम देख रहे होंगे अब बहुत ही कम वर्षा होती है। पहले कितना ज्यादा रेनफॉल होता था, लेकिन अब नहीं होता क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी है, सारा तो पानी भाप बनकर उड़ गया। रिजल्टिंग इन द स्कार्सिटी ऑफ फूड, जिसकी वजह से हमारे अनाज में कमी आई है। तुम्हें मालूम है ना, किसानों के लिए खेती बाड़ी होती है, खेती करते हैं, वो एग्रीकल्चर करते हैं, फूड लेकर आते हैं। अगर वो खेती ठीक तरह से ना कर पाए, मतलब अगर वो अनाज नहीं उत्पादित कर पाएंगे, तो हमें समय पर खाना मिल पाएगा। देश के अंदर खाने की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और खाना उगाना, अनाज उगाना, इसके लिए जरूरी है वर्षा, और वर्षा हो नहीं रही है। तुम समझ रहे हो ना, इकोसिस्टम कितना बदल गया है, इकोसिस्टम कितना बर्बाद हो गया है। ऐसी बर्बाद होता है इंसान भी।
देखो, देयर हैज बीन वेरी लेस रेनफॉल इन द रिसेंट ईयर्स, पिछले हाल कुछ सालों में रेनफॉल में भी कमी आई है, रिजल्टिंग इन द स्कार्सिटी ऑफ फूड अराउंड द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में भोजन की क्या हो गई है, कमी। द डेथ रेट ड्यू टू स्टारवेशन, भूखमरी की वजह से क्या हो चुकी है, मृत्यु दर बढ़ेगी। हैज इंक्रीज्ड इमेंसली, इमेंसली का मतलब होता है अत्यधिक रूप से, मतलब मृत्यु दर बढ़ रही है। जब लोगों के पास खाना नहीं होगा, खाने के लिए मरेंगे लोग, और क्या जिंदा हो रहेंगे क्या। वी द ह्यूमन बींग्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैलेमिटी, कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा, प्राकृतिक आपदा, मतलब ये जो भुखमरी हो रही है, महामारी, सॉरी कैलेमिटी का मतलब लिखो महामारी, ये जो महामारी हुई है, इस महामारी के पीछे कौन है रीजन, हम लोग हैं। कौन है जिम्मेदार, हम लोग हैं। पृथ्वी को जब जब नुकसान पहुंचाया, किसने पहुंचाया है, हम लोगों ने। कितने हक से बोल रहा हूं मैं, है ना। वी पोल्यूट अवर प्लानिट इन मैनी वेज, हम अपने प्लानिट को प्रदूषित कर रहे हैं कई तरीके से। डिफोरेस्टेशन, है ना, वनों को काटना। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, उद्योगों से प्रदूषण निकलना। टॉक्सिक वेस्ट, जहरीले पदार्थ निकलना। व्हीकलर पॉल्यूशन, ये जो रास्ते में वाहन चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, स्कूटी चलती हैं, बसें चलती हैं, इनसे पॉल्यूशन। एंड लैक ऑफ ग्रीनरी, और हर जगह हरियाली की क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। ग्रीनरी का मतलब होता है धीरे धीरे हरी चीजें क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आर द चीफ कॉजेज ऑफ इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम, यही मेन रीजन है, यही मुख्य कारण है किस चीज का, इकोसिस्टम में असंतुलन का। इम्बैलेंस का मतलब होता है असंतुलन, और इकोसिस्टम तुम लोगों को मालूम है ये पूरा प्लानिट, ठीक है। तो पूरे प्लानिट पर जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। और अगर एक समय के अंदर इसको कंट्रोल नहीं करा, तुमने अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाए, तुमने अपनी एक्टिविटी को अगर नहीं सुधारा, तो ये प्लानिट तुम्हें सुधार देगा ढंग से। द अर्जेंट नीड ऑफ द आवर, आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, इज दैट ईच वन ऑफ अस टेक स्टेप टू सेव द प्लैनेट इन एवरी पॉसिबल वे, कि हम अपने इस ग्रह को, अपने इस प्लैनेट को बचाने के लिए स्टेप उठाएं, कदम उठाएं। और अगर नहीं उठाओगे तो तुम खुद उठ जाओगे इस धरती से। वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, हमें अपने जंगलों को बचाना चाहिए। सेफ फ्यूल, ईंधन को बचाना चाहिए। प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाने चाहिए। टेक केयर ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स, और इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए जो जहरीले पदार्थ होते हैं। कंजर्व वाटर, पानी को बचाना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। चेंज अवर लाइफ स्टाइल, और अपनी जीवन शैली को बदलना चाहिए। जब तक हम अपने जीवन जीने का तरीका नहीं बदलेंगे, अपने जीवन की गतिविधियों को नहीं बदलेंगे, अपनी लाइफ की एक्टिविटीज को नहीं बदलेंगे, तब तक हम कुछ नहीं बदल पाएंगे। अगर किसी को बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलना है, और तुम खुद को नहीं बदल पा रहे तो दूसरों को क्या खाक बदलोगे, नहीं बदल पाओगे। मैं नहीं बदल पाता हूं अपने आप को। अवेयरनेस प्रोग्राम्स मस्ट बी लॉन्च, भाई कितनी भी अवेयरनेस करा लो, मूर्ख इंसान मूर्ख ही रहेगा, है ना, मूर्ख तो समझते होंगे तुम। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स मस्ट बी लॉन्च, लोगों में जागरूकता बढ़ानी चाहिए, मतलब लोगों को बताना चाहिए कि क्या करें क्या ना करें। बाय द स्टूडेंट्स एंड अदर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन, और लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए कि किस किस तरह की पर्यावरण में समस्या उत्पन्न हो रही है। द पब्लिक शुड अवॉइड द यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स, लोगों को इस बारे में भी बताना चाहिए कि वो पॉलिथीन बैग्स को इग्नोर करें, उनका इस्तेमाल ना करें। तुम्हें मालूम है पॉलिथीन बैग्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनको खत्म नहीं किया जा सकता, इनसे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन ही होता है बस। ऑल ऑफ अस मस्ट स्ट्राइव हैंड टू सेव आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हम लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना चाहिए अपने इस खूबसूरत ग्रह को बचाने के लिए, प्लैनेट को बचाने के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। अगर आज हमने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा, मतलब अगर आज हमने एक दूसरे का साथ नहीं निभाया, तो प्लैनेट तो रहेगा लेकिन ऐसा नहीं जैसा